कागज पर पक्का, कानून में कच्चा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि भारत में प्रॉपर्टी ओनरशिप की एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर लोगों को परेशान कर देती है। चलिए आज इसी सच को जरा गहराई से समझते हैं। जरा एक सिनेरियो सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर खरीदा, पूरे पैसे दे दिए, घर की चाबियां भी हाथ में आ गईं, और हाँ, कागजों की एक मोटी सी फाइल भी तैयार है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इन सब चीजों से वो सच में उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए? और इसी सवाल का जवाब, जो कि काफी हैरान करने वाला है, हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट केस से। ये मामला दरअसल एक परिवार के अंदर से शुरू हुआ। दो भाइयों के बीच अपने पिता के घर को लेकर एक झगड़ा, जो इतना बड़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या था ये पारिवारिक झगड़ा। तो एक तरफ थे सुरेश चंद। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी उनकी है क्योंकि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और पिता की वसीयत जैसे जरूरी कागज थे। और दूसरी तरफ थे उनके भाई रमेश चंद, जो उस घर में पहले से रह रहे थे। उनका दावा था कि पिता ने उन्हें ये प्रॉपर्टी बस जुबानी तौर पर दे दी थी। एक तरफ कागज, दूसरी तरफ कब्जा और जुबानी वादा। अब यहाँ पर केस काफी दिलचस्प हो जाता है। वो कागज जिन पर सुरेश चंद को इतना भरोसा था, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। तो उनके पास क्या क्या था? एक एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हम जीपीए भी कहते हैं, पेमेंट की रसीद, एक एफिडेविट, और सबसे बड़ी बात, एक रजिस्टर्ड विल यानी पंजीकृत वसीयत। देखने में तो लगता है कि केस बिल्कुल सॉलिड है ना? बिल्कुल, पहली नजर में तो केस एकदम पक्का लगता है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर दो ऐसी आम गलत फहमियां सामने आती हैं जिनमें शायद बहुत से लोग रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर इतने सारे कागजात होने के बावजूद भी सुरेश चंद अपना मालिकाना हक साबित क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब छिपा है पहली गलतफहमी में। लोगों को अक्सर लगता है कि एक एग्रीमेंट टू सेल और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर मिल जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस पूरा हो गया, पर ये सच नहीं है। इसमें एक बहुत ही बेसिक सा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल बस एक वादा है कि भविष्य में प्रॉपर्टी बेची जाएगी। ये टाइटल ट्रांसफर नहीं करता। असली मालिकाना हक तो सेल डीड या बिक्री विलेख से ही ट्रांसफर होता है, जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार, हक या हित के ट्रांसफर का साधन नहीं है। आसान भाषा में, जीपीए किसी को मालिक नहीं बनाता, सिर्फ किसी की जगह काम करने के लिए एक एजेंट बनाता है। लोग इसे स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यह लीगल ओनरशिप नहीं देता। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी पर, जो वसीयत से जुड़ी है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर विल रजिस्टर्ड है, मतलब सरकारी दफ्तर में दर्ज है, तो बस वो पक्की हो गई, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून के हिसाब से एक रजिस्टर्ड विल को भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। इसके लिए 3 जरूरी शर्तें हैं। पहला, वसीयत बनाने वाले के साइन होने चाहिए। दूसरा, कम से कम 2 गवाहों ने उसे अटेस्ट किया हो। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, उन गवाहों में से कम एक को अदालत में पेश होकर गवाही देनी होगी कि हाँ, ये वसीयत उनके सामने साइन हुई थी। और इस केस में क्या हुआ? यही तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई। सुरेश चंद के गवाह अदालत में आकर वसीयत को प्रूव नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वसीयत इसलिए भी थोड़ी संदिग्ध लगी क्योंकि उसमें पिता ने अपने बाकी 3 बच्चों को बिना कोई वजह बताए प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। तो इसका अंजाम क्या हुआ? फैसला साफ था, दोनों गलतफहमियां टूटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे अलग अलग देखें या एक साथ, सुरेश चंद को उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाते। तो सवाल फिर वही है, अगर इतने सारे कागज काम नहीं आए, तो आखिर वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सच में मायने रखता है? जवाब इस नंबर में छिपा है, 100 रुपए। बस 100 रुपए। शायद विश्वास न हो, लेकिन भारत के प्रॉपर्टी कानून का सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसी छोटी सी रकम से जुड़ा है। ऐसा कैसे? ये इसलिए क्योंकि इंडिया का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो 1882 में बना था, वो साफ कहता है कि कोई भी अचल संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो, उसे ट्रांसफर करने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, कंपलसरी है। और वो मैजिकल डॉक्यूमेंट है सेल डीड
या जिसे हम कन्वेंस डीड भी कहते हैं। यही वो एकमात्र कानूनी तौर पर जरूरी रजिस्टर्ड कागज है जो ऑफिशियली ओनरशिप को सेलर से बायर के नाम पर ट्रांसफर करता है। इसके बिना प्रॉपर्टी का सौदा कानूनी नजर में अधूरा है। तो इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी लेसन्स हैं, खासकर उन सभी के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं। एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक वादा है, ओनरशिप नहीं। नंबर 2, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए एक एजेंट बनाता है, मालिक नहीं। नंबर 3, रजिस्टर्ड विल भी तब तक वैलिड नहीं है जब तक उसे कोर्ट में प्रूव न कर दिया जाए। और सबसे अहम नंबर 4, साफ सुथरा क्लियर टाइटल सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड सेल डीड से ही मिलता है। सुरेश चंद और रमेश चंद ने यह सबक बहुत मुश्किल से एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सीखा। उनका केस हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या प्रॉपर्टी के कागजात की मोटी मोटी फाइलों में वो एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो असल में मायने रखता है। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है।